पे इनपुट में वैल्यू एडिशन किया जाता है। इट इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। इट इंटीग्रेट्स परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये फ्लो चार्ट है प्रोडक्टिविटी का। तो प्रोडक्टिविटी को दिखाया गया है आउटपुट इन अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय इनपुट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। मींस प्रोडक्टिविटी को जब मेजर करते हैं तो वहां पर हम मेजर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में क्या आउटपुट अचीव हमने किया। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि 10 दिन, कि 10 दिन में हमने क्या आउटपुट अचीव किया और उस 10 दिन के अंदर हमने कितना इनपुट प्रोवाइड किया। अब इनपुट किस फॉर्म में हो सकता है, वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप देखिए। जैसे इनपुट्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे लैंड, वर्कफोर्स, मटेरियल, फैसिलिटीज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। लैंड रेंटेड हो सकता है तो वो भी एक इनपुट में कैपिटल, मतलब उसमें पैसा खर्च होगा। वर्कफोर्स लेबर है, ऑब्वियसली सैलरीज पे खर्च होगा पैसा। मटेरियल्स है, परचेसिंग पे खर्च होगा। फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, इन सब पे भी खर्चा होता है। कैपिटल, लोन हो सकता है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स वगैरह की परचेजिंग के लिए उन सब में भी पैसा खर्च होता है। इक्विपमेंट्स और टूल्स को मेंटेनेंस में भी पैसा खर्च होता है, और उनके नए नए इक्विपमेंट्स को खरीदने में और उनको प्रॉपर रनिंग के लिए भी हमें उनका मेंटेनेंस करना होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो ये सब चीज़ें इनपुट में आती हैं। अब प्रोडक्शन सिस्टम क्या करता है, प्रोडक्शन सिस्टम करता है या तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, या तो जो इनपुट है उनको ट्रांसफॉर्म करेगा या फिर वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन क्या होगा कि हम कस्टमर को अवेलेबल रिसोर्सेज को एक नई तरह से प्रेजेंट करके दें। ठीक है, अब जैसे फैशन इंडस्ट्री क्या करती है, फैशन इंडस्ट्री क्या है मार्केट में, क्या है, फैब्रिक। उसको नए नए डिजाइन के तौर पर उसमें उसका वैल्यू एडिशन करके मार्केट में प्रेजेंट करती है, और उसमें और नए डिजाइन के अकॉर्डिंग ही उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। फूड इंडस्ट्री क्या है, फूड इंडस्ट्री, खेत में किसान क्या कर रहा है, खेत में किसान सब्जी उगा रहा है, लेकिन उसको वैल्यू एडिशन क्या कौन कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको बनाने वाला। उसको किस तरह से वो प्रेजेंट कर सकता है, कितने बेटर तरीके से उसको बना सकता है, तो उसको वैल्यू एडिशन करके वहां से कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, वो या तो ट्रांसफॉर्म करेगा किसी चीज को या फिर वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। एंड आउटपुट में हम क्या क्या मिलेगा, या तो प्रोडक्ट मिलेगा, गुड्स, या फिर किसी सर्विसेज की फॉर्म में मिलेगा, और फाइनली एंड कस्टमर के पास रीच होगा। प्रोडक्शन सिस्टम में हम देखेंगे तो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या चीजें इनपुट हो रही हैं, लाइक डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। अब डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे रिलेट करेगी कि भाई खरीदने वाला कौन है, कस्टमर कौन है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो आज के करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है मार्केट की, उस पर डिपेंड करेगा। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। इन सब चीज़ों को जब हम प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट देंगे तो हमें फाइनली कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज की फॉर्म में चीज़ें ऑब्टेन होंगी। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन सिस्टम। अब देखिए प्रोडक्शन सिस्टम को और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम्स। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश की गई है। दिस इज द मॉडल ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का इनपुट हो रहा है, और इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो इनपुट हो रहा है उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको या तो उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है, और या उनमें कोई असेंबली ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो या तो उन पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, और या फिर असेंबली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो पहले से मैन्युफैक्चर हो चुका हो। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसमें जो फाइनली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर वो डिफरेंट पार्ट्स की असेंबलिंग करती है। जैसे टायर्स हो गए, नट एंड बोल्ट्स हो गए, फैब्रिकेटेड बॉडी पार्ट्स हो गए, ग्लास हो गए, गाड़ी की लाइट्स हो गई, रूफिंग्स हो गए, इंटीरियर डिजाइन हो गए। तो इन सब चीज़ों को असेंबल किया जाता है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज में होती है। टायर कहीं पर मैन्युफैक्चर होगा, ग्लास कहीं पर मैन्युफैक्चर होगा,
इंटीरियर में जो फैब्रिकेटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग से मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। अब अपर बॉडी होती है वो अलग से मैन्युफैक्चर होती है, उसमें जो पेंट यूज होता है वो अलग से मैन्युफैक्चर होता है। इन सबको असेंबली करके फाइनली एक ऑटोमोबाइल को बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम्स और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है और ये सब चीजें मिलके एक प्रोडक्शन सिस्टम को बनाती है। ठीक है, और फाइनली हमें क्या रिसीव होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला फैक्टर मैन पावर। अब देखिए अब जैसे जिस काम के लिए जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसको वो काम आना चाहिए, तो उतना ही एफिशिएंटली काम होगा, उतनी ही प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। So means selection, that is the selection of a right man for a specific job, applying well known saying division of labor। लेबर के काम के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और इंजीनियर के काम के लिए इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। टीचर की जगह लेबर पढ़ाने लगे तो क्या होगा, और लेबर की जगह टीचर पहुंच जाए तो क्या होगा। तो इसलिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द मेन क्राइटेरिया फॉर अचीविंग बेटर प्रोडक्टिविटी। सेकंड, इक्विपमेंट एंड मशीन्स। क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे, क्या क्या मशीनरी होगी। इसमें भी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विपमेंट कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, और इक्विपमेंट क्या पर्टिकुलर जो लेबर है या स्किल्ड लेबर है उसको चलाना आता है या नहीं। मशीन्स आपकी एफिशिएंटली काम कर रही हैं या नहीं। मशीन्स तो अवेलेबल हैं लेकिन उनको जो पावर रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं कि वहां पर जो पावर कंटिन्यूस बहुत ज्यादा मशीन्स तो आ गई लेकिन पावर की फैसिलिटी नहीं है, पावर फेलियर बहुत ज्यादा होता है, कि स्टिल आवर बहुत ज्यादा है, कि मशीन आइडल रहती है बहुत ज्यादा टाइम तक, लेबर बैठे रहते हैं। इनपुट मटेरियल्स को अगर रिलेट करने की कोशिश करें प्रोडक्टिविटी से, तो इसका मतलब है कि इनपुट मटेरियल्स हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें हमने कितना होमवर्क किया है कि हम बेटर मटेरियल की वेस्टेज कम जनरेट हो। यहाँ पर इस चीज को फोकस करके इनपुट मटेरियल्स बेटर प्रोडक्टिविटी को अचीव करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि हम भी कोई भी चीज अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम एक इकोनॉमिकली कैसे बेटर मटेरियल खरीद सकें जिससे कि हम उससे उसको लॉन्ग लाइफ तक यूज कर सकें। टाइम टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंस है। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको कितने समय में कर रहे हैं। भाई हमने बोल दिया कि प्रोडक्शन सिस्टम है और इसको हमें हमने अपने वर्कर को बोल दिया कि ये काम करना है, लेकिन अगर हम वर्कर को बोलेंगे कि ये काम हमें 5 दिन में करना है तो वहां से प्रोडक्टिविटी अचीव होगी। लेकिन अगर हमने वर्कर को बोला कि ये काम करना है तो वो वर्कर क्या करेगा, उस काम को करेगा, उसे इस चीज की चिंता नहीं होगी कि हमें कब तक करना है, मतलब उसको टारगेट नहीं दिया गया। जब टारगेट हम देंगे तो वहां से प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। फ्लोर एरिया और स्पेस, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है प्रोडक्टिविटी को, बेटर प्रोडक्टिविटी अचीव करने में, कि जितना जो फ्लोर एरिया है या स्पेस है उसको कैसे मैनेज किया गया है। आप देखिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फ्लोर एरिया या स्पेस को, मतलब ये मानिए कि 5-6 शॉप्स हैं, मान लीजिए डिफरेंट कारपेंट्री है, शीट मेटल है, वेल्डिंग है, एक रूम के अंदर अरेंज किया गया और सब कुछ कारपेंट्री का सामान वेल्डिंग के शॉप का जो स्पेस है वहां पर भी रखा हुआ है, वेल्डिंग रोड शीट मेटल में रखी हुई है। तो क्या होगा, वर्कर को एक चीज को ढूंढने के लिए, एक इक्विपमेंट को ढूंढने के लिए, काम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। कि उसको पता लगा अभी कुछ कटिंग करनी है तो दूसरी शॉप में जाके अपना टूल ढूंढ रहा है। तो फ्लोर एरिया और स्पेस को मैनेज करके कैसे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाता है, कि जब मान लीजिए कोई कारपेंट्री में वर्क कर रहा है तो सब चीज उसके टेबल के, मतलब उसको बिना वॉक करे, उसके इजिली हैंडलिंग, आसानी से वो उसको टूल मिल जाए बिना कहीं ट्रेवल करे, सब कुछ उसके नियर बाय होना चाहिए जब वो पर्टिकुलर शॉप पे काम कर रहा है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पावर और एनर्जी, पावर की अवेलेबिलिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट प्ले करती है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। फाइनेंस, देखिए कोई भी मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज या मेजोरिटी जितने भी प्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो जो भी काम करती हैं उसके लिए फाइनेंस मैनेज करना होता है। फाइनेंस कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअली मैनेज होता है, कई बार ग्रुप ऑफ बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, और कई बार ऐसा होता है
डिफरेंट इंडस्ट्रियल लोन्स के लिए अप्लाई करके लोन लिया जाता है। तो ये फाइनेंस मैनेज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्टिविटी का, कि किसी को 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके लिए सब्सिडाइज रेट्स पर गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं वो एक कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई फैसिलिटी को लॉन्च कर सके, तो फाइनेंस मैनेज कर सके। देन मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, देन ये पॉइंट फिर से एक तरह से रिपीटेड है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो मूवमेंट, कितना मूवमेंट को हम कम से कम, मैन और मटेरियल का मूवमेंट जितना कम से कम होगा उतनी ही हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाएंगे। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ही टाइम वेस्ट होगा और आइडल टाइम ज़्यादा होगा, जो प्रोडक्शन जो इनपुट में ऐड तो होगा लेकिन प्रोडक्टिविटी में, आउटपुट में ऐड नहीं होगा। और इससे प्रोडक्टिविटी, जब आप देखिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट अगर जितना ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी उतनी कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो डिफरेंट क्राइटेरिया प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के, लेबर प्रोडक्टिविटी या ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं? इट इज आउटपुट अपॉन ह्यूमन इनपुट, मटेरियल प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन मटेरियल इनपुट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन कैपिटल इनपुट, सर एनर्जी प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, advertising and media planning productivity output upon advertising and media planning input, and total factor productivity net output upon labor plus capital inputs। ये जो कुछ जनरल फॉर्मूलाज टाइप हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी को। जनरली आप सब में देखेंगे आउटपुट ऊपर है और पर्टिकुलर जिसके लिए हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर। अभी देखिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में कंपैरिजन को समझाने की कोशिश की गई है। ये देखिए मीनिंग सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रेंज ऑफ इनपुट्स इनटू डिजायर्ड आउटपुट। प्रोडक्शन का मीनिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम किसी जो इनपुट्स हमें दिए गए हैं उसको किसी डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। वर्ड स्पेशली लिखा हुआ है, इनपुट्स इनटू आउटपुट भी लिख सकते थे कि इनपुट को कुछ भी आउटपुट में बदल देंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए जो कस्टमर के लिए भी फ्रेंडली हो, कस्टमर उसको यूज कर सके और जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे उसको कोई प्रॉफिट जनरेट हो सके। ओके, प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर कंबाइंड एंड यूटिलाइज्ड इन द फर्म फॉर अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज किया, कंबाइंड किया, जिससे कि कोई डिजायर्ड आउटकम अचीव हो सके। तो मोटा मोटा डिफरेंस यही है। प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने किसी को बोला कि ये काम कर दीजिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपने किसी को बोला कि ये काम मेरे को इतने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए, तो वहां प्रोडक्टिवली काम हो पाएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज इट। तो प्रोडक्शन एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब सिर्फ कन्वर्जन प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज अ मेजर, यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं, ये एक मेजरमेंट पैरामीटर है। प्रोडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कितना क्वांटिटी में कोई चीज बनाई। हमने किसी को टारगेट दिया कि 100 चीजें बनानी, तो उसने 100 चीजें बना दी, बस ये है प्रोडक्शन का सिस्टम। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि 100 चीजें जो बनाई, जो 100 प्रोडक्ट बनाए, वो तो आउटपुट हो गया, लेकिन उस 100 प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या यूज हुआ, कितना लेबर लगा, कितना टाइम लगा, कितना रॉ मटेरियल लगा, वेस्टेज कितना जनरेट हुआ, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना उस टाइम पे कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ, कितना यूनिट्स कंजम्पशन हुई, वो प्रोडक्टिविटी। ओके, expression, it is expressed in absolute terms, productivity is expressed in relative terms. Next is basis for comparison, determines, it determines the value of output।
Production determines the value of output and productivity determines the efficiency of factors of productions. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या एफिशिएंसी है वो प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करता है। ये देखिए वही जो पिछले कुछ स्लाइड्स में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर डिफरेंस में बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस स्टफ मींस प्रोडक्शन क्या है, किसी भी इकोनॉमी या एंटरप्राइज की कैपेसिटी, मतलब वो कुछ बना सकता है, वो उसको प्रोडक्शन है। द फिजिकल आउटपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे एक कंट्री है जो 10 कार, ये कंट्री की जगह वैसे ऑर्गेनाइजेशन होता तो ज्यादा बेटर लगता है यहाँ पर, कैन प्रोड्यूस 10 कार्स, मतलब वो 10 कार बना सकती है। ये तो उसका प्रोडक्शन, ये उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ओके, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, हाउ एफिशिएंट द इकोनॉमी इज एट प्रोड्यूसिंग स्टफ, कि वो कितना एफिशिएंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में। मींस कि हाउ मच टाइम, पीपल, मनी एक्सेट्रा डज इट टेक, कि वो इस पर्टिकुलर 10 कार को बनाने में कितना समय लेगी। जैसे 10 कार को बनाने में पर डे कितने दिन, या 10 कार को बनाने में, यहाँ पर वन वर्कर लिखा है कि या 10 कार को बनाने में कितने वर्कर, या 10 कार को बनाने में कितनी कॉस्ट। तो यहां से हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। I think this is the end of this slide. Okay, causes of low productivity. अब प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है ये जानने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग, हमने एक ही पर्सन को जो एक पर्टिकुलर स्किल में अच्छा है काम करने में, उसी को ज़्यादा वर्कलोड दिया हुआ है, मतलब उससे हम कम लोगों से ज़्यादा काम कराना चाहते हैं, ओवर टाइम कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, मल्टीटास्किंग की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। वर्क प्लेस स्ट्रेस, काम करने वाली जो जगह है वहाँ का या तो एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है, एनवायरनमेंट से मतलब है कि उसको बेटर फैसिलिटीज या तो नहीं मिल रही हैं, या फिर उसको स्ट्रेस है काम का, या वो काम उसको पसंद नहीं है। ये भी एक रीजन हो सकता है। रीजन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, उसको काम करना पड़ रहा है किसी एक बहुत ही लेबर टाइप इंडस्ट्री में, तो वहां पर उसको वर्क प्लेस स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। वर्क प्लेस स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करती है। लैक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इस पॉइंट का मतलब है कि हम अपने काम के प्रति अपनापन जब तक महसूस नहीं होगा, जब तक उसके लिए सीरियस नहीं होंगे, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली लो ही होगी। जब तक उस पर्टिकुलर काम के लिए हमारा एक अटैचमेंट हम उससे फील नहीं करेंगे, जब तक उसमें हम एक केयरलेसनेस और प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट करेगी। फोर्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, काम करता जा रहा है लेकिन उसको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसको इंसेंटिव्स नहीं दे रही है, उसको अदर एम्प्लॉयज के सामने कोई अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, या कोई मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाई जा रही। अब देखिए आजकल प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आप देखिए, कभी डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, हल्दीराम्स में जाइए वहाँ लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उसका फोटो लगा होता है और नाम लगा होता है। उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करिए तो आपको तुरंत दिखाई देगा दिस इज अ 5 स्टार रेटेड डिलीवरी बॉय, मतलब कंपनी उसको रिकॉग्निशन दे रही है कि कस्टमर के, हाँ देखिए ये, तो वहां से एक फीलिंग आती है कि हाँ, कि कंपनी हमारे लिए कुछ सोचती है, हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, हमारे अच्छे काम को रिकॉग्नाइज कर रही है, लोग हमारे बारे में जान रहे हैं, कंपनी के अदर एम्प्लॉयज भी हमारे बारे में जान रहे हैं कि हाँ हमने ये अच्छा काम किया है। तो लैक ऑफ रिकॉग्निशन, अगर रिकॉग्नाइज नहीं करती है अच्छे काम को कंपनी किसी के, तो वहां भी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करती है, डिमोटिवेशन होता है। टॉक्सिक वर्क प्लेस बिहेवियर, टॉक्सिक वर्क प्लेस बिहेवियर यहाँ पर दो तरह से हो सकता है। एक तो इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, फिजिकली भी समझ सकते हैं। फिजिकली हो सकता है कि वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो वर्किंग प्लेस है वो बहुत ज़्यादा, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है या फिर ग्लास इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री भी बहुत रफ एंड टफ टाइप ऑफ जॉब है,
या तो इसका मतलब ये दो मतलब हो सकते हैं इसके, बहुत रफ एंड टफ टाइप ऑफ जॉब है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो भी टॉक्सिक वर्क प्लेस में आएगा और प्रॉपर फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीजन हो सकता है कि टॉक्सिक वर्क प्लेस का मतलब है कि वहां पर जो एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं वो एक दूसरे की लैग पुलिंग या फिर बैक बाइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच एक डिमोटिवेशन का एनवायरनमेंट डेवलप होता है। डैमेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी एक लो प्रोडक्टिविटी का कारण हो सकता है। इसमें रीजन हो सकता है डैमेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, कि वहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अपर से लेके नीचे तक मतलब मींस सीईओ, मैनेजर्स, एमडी, सुपरवाइजर, लेबर्स और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का गैप है, प्रॉपरली मीटिंग्स नहीं होती है, नीचे की बात ऊपर नहीं सुनी जाती है और ऊपर की बात नीचे तक कम्युनिकेट नहीं की जाती है, तो भी स्ट्रक्चर की वजह से भी प्रोडक्टिविटी होती है। टू मैनी मीटिंग्स, बहुत ज्यादा मीटिंग्स की जाती हैं, काम किया नहीं जाता, बस मीटिंग्स मीटिंग्स करते रहते हैं और काम नहीं करते, तो भी प्रोडक्टिविटी बहुत पुअर होगी। पुअर मैनेजमेंट फिर से, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो अपनी बात को अपने एम्प्लॉयज तक सही से कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो भी प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब प्रोडक्टिविटी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ मैंने पहले बनाए थे, कुछ बाद में ऐड भी किए हैं। और पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। मशीन, बेटर मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ की बात को सुने और अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को अपने एम्प्लॉयज़ तक शेयर कर सके। प्रोसेस, बेटर इंजीनियरिंग, बेटर इक्विपमेंट्स का यूज़ हो, वर्क डिज़ाइन, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट, बेटर प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पे जोर दिया जाना चाहिए। हम जो भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी स्पेशलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मार्केट, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट में क्या कौन कंपटीटर्स हैं, कंज्यूमर की क्या इच्छाएं हैं, उसको कम प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए या हैवी प्राइस का चाहिए, और प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च जरूर करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करें या फिर एस्टेब्लिश करें। वैल्यू एनालिसिस, प्रोडक्ट की वैल्यू एनालिसिस, सर्विसेज की वैल्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोसेस के प्लानिंग एंड रिसर्च बहुत जरूरी है, उसका होमवर्क टाइमली, कि इसमें क्या चीज़ों को ऐड किया जाए, क्या चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जाए, कहाँ पर कॉस्ट कटिंग करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेथड स्टडी के बारे में, क्या मेथड हमें यूज़ करना है, क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है, किस तरह की लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए, अपनी मशीनरी की सेफ्टी के लिए, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको सेफली डिलीवर करने के लिए भी कंपनी सीरियस होनी चाहिए। ऑपरेटर ट्रेनिंग, जो भी ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उनको टाइमली और ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाए इसके बारे में भी जरूर फोकस करना चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में क्या क्या गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो अप करना चाहिए। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल के बारे में भी जो जो कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे वेस्टेज कम किया जाए, इस पे भी फोकस करना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अब स्टैंडर्डाइजेशन का क्या रोल है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में? अब कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इम्प्रूव्स क्लैरिटी, गारंटीज क्वालिटी, प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी, बूस्ट एम्प्लॉय मोराल, परफेक्ट कस्टमर सर्विस। मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने से प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी ये बताने की कोशिश की गई है। तो इम्प्रूव्स क्लैरिटी, फर्स्ट पॉइंट देखिए, बिकॉज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस विल एलिमिनेट द नीड फॉर गैस वर्क और एक्स्ट्रा सर्चिंग। मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जब आएगा तो वहाँ क्या होगा, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस में वहाँ पर गैस, तुक्का लगाने वाली बात और बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होगी। जब हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को फॉलो करेंगे किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वहाँ पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा कि हमें इस तरह से प्रोसीड करना है, हमें क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो हमें क्लियरली पता होगा। और जब हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, हम बहुत सारे ऑप्शंस को सर्च करते रहेंगे। गारंटीज क्वालिटी, सेकंड पॉइंट देखिए, बिकॉज द वर्क इज डन इन अ प्री डिफाइंड एंड ऑप्टिमाइज्ड वे। जब वर्क एक प्री डिफाइंड
और ऑप्टिमाइज्ड वे में किया जाएगा तो वहां पर क्वालिटी अचीव होने के चांसेस बिल्कुल परफेक्ट होंगे. Promotes productivity because your employees won't need to ask around or comb documentation to get answers. प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंप्रूव करेगी जैसे जैसे स्टैंडर्डाइजेशन अचीव होगा, बिकॉज आपके एम्प्लॉयज डॉक्यूमेंटेशन के लिए और अदर आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए इधर उधर भटकेंगे नहीं. बूस्ट्स एम्प्लॉय मोरल. जब स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स का फॉलोअप किया जाएगा तो एम्प्लॉयज को भी बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी और एम्प्लॉयज भी अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड होंगे और एम्प्लॉय अपने काम में गर्व महसूस करेंगे और अपने काम में मास्टर्ड हो जाएंगे और उनकी स्किल्स भी निखर के आएगी. परफेक्ट कस्टमर सर्विस. जब हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं, बिकॉज अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, बिकॉज एवरी टिकट इज हैंडल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो जब बेटर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, देखिए आप कभी कंप्लेंट करते हैं तो आपको एक टिकट नंबर जनरेट किया जाता है. तो मीन्स क्या है कि कंपनी क्या है आपकी प्रॉब्लम के लिए एक आपको कोड असाइन कर रही है और उस पर जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपको कम्युनिकेट करते रहेंगे. कई बार होता है कि हम कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं सर आपकी प्रॉब्लम विद इन 2 आवर्स या 12 आवर्स या 48 आवर्स में रिजॉल्व कर दी जाएगी. मीन्स कंपनी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को फॉलो अप कर रही है आपको सेटिस्फाई करने के लिए. उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि हमारे कस्टमर को हमने इतने आवर्स में कोई ना कोई एक सेटिस्फाई आंसर देना ही देना है. जब ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटर कस्टमर सर्विस अचीव होगी जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी. Okay, thank you. This is the end of this slide.